मातरम। आप डेस्टिनी 144 में हैं और राज्य व्यवस्था की आज पहली क्लास है हमारी। बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका के तमाम पद रहेंगे। संघ सरकार में जितने भी पद आते हैं, तो आज हम संघ सरकार पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। संघ सरकार, संघ का मतलब होता है केंद्र और सरकार जो है यानी गवर्नमेंट। सबसे पहले हम सरकार की परिभाषा को देखते हैं। बिल्कुल एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। पॉलिटी का ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक तमाम तथ्य और इनसे जुड़े हुए तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार का सीधा सा मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का ऐसा समूह, कुछ लोगों का ऐसा समूह जो शासन करता हो। पहला याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है कि गवर्नमेंट की परिभाषा क्या होती है। यानी कि कुछ लोगों का, यानी 1000 यदि यहाँ की जनसंख्या है या पॉपुलेशन है ऑल, तो उसमें से 5 लोग 50 लोग जो उन पे शासन करें, इसका मतलब वो क्या है? गवर्नमेंट है पहला। नंबर 2 पे सरकार की एक और परिभाषा बनती है कि राज्य का वो अंग जो राज्य को अमूर्त रूप से मूर्त रूप देता हो या बनाता हो। ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट की जो परिभाषाएं हैं आपके सामने हैं। दोनों प्रकार से आप समझें कि कुछ लोगों का ऐसा समूह जो शासन करता हो, या राज्य का वो भाग। राज्य में 4 भाग आते हैं। सबसे पहले भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, तो 4 भागों में से एक सरकार भी उसका भाग है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, संघ सरकार पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो संघ सरकार या संघ कौन से भाग में है? तो भारत के संविधान के भाग 5 में। कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 5। जब भारत का संविधान लिखा गया था तब उसमें कुल कितने भाग थे? 22। और आज अप्रैल 2020 में कुल कितने भाग है? 25। जब लिखा गया था तब थे 22 और आज है 25। ठीक है, आप ये भी याद रखें। और भारत के संविधान के भाग 5 के बारे में हम आपको बता दें, भारत के संविधान में जितने भी भाग हैं उनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5। ठीक है, अब इस भाग 5 में हम सरकार, जो संघ सरकार, उसके हम बात करेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, ये याद रखें। सरकार, इसके 3 अंग होते हैं। संसद के भी 3 अंग होते हैं, संसद के भी 3 अंग होते हैं और सरकार के भी 3 अंग होते हैं। तो सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, इस पे हम बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले होती है कार्यपालिका, फिर व्यवस्थापिका, फिर होती है न्यायपालिका। ठीक है, तीनों अंग आपके सामने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, व्यवस्थापिका में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, और न्यायपालिका में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद। हमें याद होना भी चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। A to Z अनुच्छेद आपको डेस्टिनी 144 में मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। इसमें कितने अनुच्छेद और कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से, आर्टिकल 52 से 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, 52 से कितने? 151 तक। ठीक है, अब कार्यपालिका में कितने, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से 78 तक, 52 से 78, 52 से 78 तक। व्यवस्थापिका में 79 से 123 तक, और न्यायपालिका में 124 से 147 तक। अब सवाल ये आता है कि साहब आपने तो न्यायपालिका में 147 तक लिखवाया और ऊपर 151 तक है,
तो दोस्तों भारत के संविधान में जो एक पद है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी केग, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केग नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये अनुच्छेद 148 से 151 तक हैं। आप ये याद रखें, इसको हिंदुस्तान के पर्स का रक्षक भी कहते हैं, ठीक है। या पूरा बाद में पढ़ेंगे इसको, जब आएगा इसका भी जब नंबर आएगा उसको पढ़ेंगे। आप फिलहाल ये याद रखें 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका, 79 से 123 तक व्यवस्थापिका, 124 से 146 तक न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक। वैसे सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ भी एक मानते हैं और चौथा स्तंभ होता है भारतीय पत्रकारिता, भारतीय मीडिया यानी जो हमारा जर्नलिज्म क्षेत्र है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आपके सामने है। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। कार्यपालिका में क्या क्या आता है? कार्यपालिका में आता है सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा मंत्री परिषद। मित्रों पूरा का पूरा लिखवा रहे हैं हम, और पूरी चीज़ें पॉलिटी का या हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो हमने ठाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान एकीकरण का हमारे जो पूरे वीडियोज आ चुके हैं चारों के चारों विजय जी सामाजिक सर के, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें, अपना फ़ायदा उठाएं, अपना लाभ उठाएं। और हम देखिए तो कार्यपालिका, राष्ट्रपति इसमें आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आती है और महान्यायवादी इसमें आता है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 52 से 78 तक, ठीक है। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। पहला टॉपिक क्या रहेगा? राष्ट्रपति। अब देखिए तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ने से पहले, राष्ट्रपति के बारे में बताने से पहले हम एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि शासन जो किया जाता है, जो शासन करने की जो व्यवस्था है, उस शासन करने की व्यवस्था विश्व में 2 प्रकार से है। एक तो है संसदीय व्यवस्था या संसदात्मक व्यवस्था, ये याद रखें। एक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इन दोनों में क्या अंतर है ये भी आप याद रखें। संसदीय व्यवस्था जो है वो कहां पर है? ब्रिटेन में, भारत में, भारत और ब्रिटेन में। अध्यक्षात्मक की जब आप बात करेंगे तो अमेरिका और रशिया यानी रूस, है ना, यूएसएसआर नहीं है ना, सोवियत संघ रूस अब नहीं रहा, 1990-91 में आपको पता होगा इसके टुकड़े हो चुके हैं। तो हम सिर्फ रूस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहाँ पे? ब्रिटेन और भारत में। अब साहब इनमें क्या अंतर है? क्योंकि अंतर ही तो जानना, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए सभी के सभी। संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, जो संसद का जो संसदीय संघ का जो प्रमुख होता है, वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। उसके हाथ में ज़्यादा काम नहीं होते, उसके पास जितनी पावर नहीं होती, उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती है। तो संसदीय व्यवस्था में जब आप उदाहरण देखते हैं तो ब्रिटेन में जो महारानी होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है, उनके पास इतना पावर नहीं होती, इतनी शक्तियाँ नहीं होती, वो वास्तविक शासक नहीं होती। वहाँ पर प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक शासक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे इंडिया में यानी भारत में भी ऐसे होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था जहाँ पर है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, यहाँ पर जो है वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक शासक भी होता है, उसके पास वही शक्ति होती है और संवैधानिक रूप से भी वो प्रमुख होता है।
ठीक है, तो आप संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में आपने अंतर भी देखा, कौन से देश में कौन सी व्यवस्था है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से। बहुत बार पूछा गया है, भारत में संसदीय व्यवस्था कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, रूस की मॉस्को। ठीक है, आप राजधानियां भी याद रखें। वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब देखेंगे हम संसदीय व्यवस्था हम देख रहे हैं, तो संसदीय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा पद है वो होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कहाँ से आया ये शब्द? कौन लेके आया? इस शब्द की क्या वैल्यू थी पहले जब ये शब्द नहीं था, जब ये शब्द संविधान के अस्तित्व में नहीं आया, क्या तब भी ये राष्ट्रपति कहीं ना कहीं सुनने को मिलता? बिल्कुल सुनने को मिलता दोस्तों। 15 अगस्त 1947 से पहले देश में जो एक पार्टी थी, राजनीतिक दल था, जिसने देश के आंदोलन में, देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसका नाम था कांग्रेस। उस कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते थे उनको कहा जाता था राष्ट्रपति। किसके अध्यक्ष को कहा जाता था? कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति। आप याद रखें। कांग्रेस की स्थापना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 28-29 दिसंबर 1885 को संस्कृत कॉलेज मुंबई में, ठीक है, संस्कृत कॉलेज मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी, यानी व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जो अंग्रेज थे, कांग्रेस के पहले महासचिव भी A.O. ह्यूम ही थे। तो कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। और कांग्रेस की स्थापना जब एक नाम आ ही गया तो एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न ये बनता है। जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत का वाइसरॉय था। कौन था? डफरिन। क्योंकि 1885 में कौन था? डफरिन था। बहुत से लोग रिपन को करते आते हैं, रिपन नहीं था मित्रों, रिपन 84 में चले गए थे। ठीक है, रिपन कब चले गए थे? 84 में। तो वाइसरॉय कौन थे? डफरिन थे। राष्ट्रपति शब्द हमने पढ़ा कहाँ से आया, ये भी आपने देखा। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। क्या, किसका अंग होता है? संसद का। अभी एक एग्जाम में ये आया था कि संसद में जो अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के अंग में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब सवाल ये यहाँ से आता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, इस बात की सिफारिश किस व्यक्ति ने की थी? इस बात की सिफारिश जिस व्यक्ति ने की थी उस व्यक्ति का नाम था गोपाल स्वामी। किस व्यक्ति के कहने पर राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया? गोपाल स्वामी को। कौन से अनुच्छेद में संसद के अंगों के बारे में है? 79 में, 80 में एक कम, यानी 79। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रपति को पूरा देखेंगे, राष्ट्रपति से जुड़े हुए तमाम अनुच्छेद पढ़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद में सबसे पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52, यानी आर्टिकल 52, 52। ठीक है, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के बारे में इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। यानी एक व्यक्ति है जो भारत का क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। यानी 5 लोग नहीं हो सकते हैं, 20 लोग नहीं हो सकते हैं, 50 लोग नहीं हो सकते। एक ही व्यक्ति एक समय पर भारत का राष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में, जो पहला अनुच्छेद है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर वो भी नहीं है, राष्ट्रपति जी नहीं है, उपराष्ट्रपति जी नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं तो सीनियर जो जज हैं उनको बनाया जाएगा, लेकिन पद रहेगा, पद कभी खाली नहीं रहेगा। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति से यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का
पहला नागरिक, ठीक है। राष्ट्रपति देश के क्या होते हैं? देश के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति जी। दूसरी बात यहाँ पे जो हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई व्यक्ति उस पर हमेशा बना रहेगा। तो अनुच्छेद 52 पे हमने देखा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सिर्फ एक ही लाइन देखनी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 देखेंगे, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में मित्रों संघ की कार्यपालिका शक्ति, समझना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी प्रेसिडेंट में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। और कार्यपालिका का जो पहला टॉपिक है वो भी क्या हमारा? राष्ट्रपति है। तो संघ में यानी केंद्र की जो कार्यपालिका की जो भी पावर है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ से 53 में एक और बहुत सी चीज़ें और भी चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल से हम इसको देख सकते हैं? 53 से देख सकते हैं। अब तीनों सेनाओं के सुपर कमांडर से हमें एक चीज़ हमें याद आ रही है कि 15 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक पद बनाने की बात की थी, एक पद का सृजन करने की बात की थी और वो पद बन चुका है, वो पद आ चुका है और उस पद का नाम है CDS। CDS का मतलब होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ डिफेंस स्टाफ में कौन बने? विपिन रावत साहब बने, विपिन रावत। भारत के पहले CDS कौन बने? विपिन रावत। अब साहब ये CDS क्या है? कि तीनों सेनाओं का में तालमेल बिठाने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इन तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण के बारे में, इन तीनों सेनाओं के युद्ध की सामग्री के बारे में और तीनों सेनाओं में एक अच्छा कॉम्बिनेशन, द बेटर कॉम्बिनेशन फॉर आर्म फोर्सेस जो है हमारे, और उनके लिए जो बनाया गया है, तो वो विपिन रावत साहब हैं हमारे इसके पहले CDS, जो थल सेना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। तो CDS का पूरा नाम भी आप याद रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या राष्ट्रपति से CDS बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रपति तो सुपर कमांडर है ही है, लेकिन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से भी एक पोस्ट बड़ी बनाई गई है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? CDS नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखें। CDS पद क्या 2019 में ये पहली बार जिक्र में है? जी नहीं आया। 1999 में सुब्रमण्यम कमेटी जो बैठी थी उसने कहा था कि तीनों सेनाओं के सामंजस्य के लिए, तालमेल के लिए एक पद होना चाहिए, एक कॉमन पद होना चाहिए CDS के रूप में। और उसी के बाद में धीरे धीरे इस पद की मांग बढ़ती गई और 2019 में इस पद को अस्तित्व में लाया गया। 2019 में ये पद सामने आया, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। आप ये याद रखें। अनुच्छेद 53 में साफ तौर पर देखने को मिलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ के तमाम काम जो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तमाम कामों का जो नाम मात्र का जो सर्वस्व होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये भी कौन से अनुच्छेद में आता है? 53 में। अनुच्छेद 52 में क्या आता है दोस्तों? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं। 53 में यानी 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर राष्ट्रपति होता है। CDS के बारे में भी आप याद रखें, और देश के पहले CDS का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखेंगे। 52, 53 के बाद में 54 पे आज हम बात कर रहे हैं, और पिछली बार रीट में भी ये प्रश्न आया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। हर कंपटीशन में यहाँ से अच्छे प्रश्न आते हैं। 54 यानी 54, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति से भी के बारे में, और राष्ट्रपति से इस प्रकार के बारे में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, या निर्वाचक मंडल। आप इसको दोनों रूप से याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, या राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो कौन है, निर्वाचक मंडल कौन है, कौन वोट देगा राष्ट्रपति को। क्या आप वोट देने जाते हैं? हम वोट देने जाते हैं। कौन वोट देने जाएगा, और जो वोट देने जाएगा वो कौन होगा, इसमें बताया गया है। हम आपको बता दें दोस्तों
कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम आम आदमी वोट देने नहीं जाते हैं, जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुना है वो लोग वोट देने जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता के अप्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष मतदान यानी हमने किसी को वोट किया, हमने एमएलए को वोट किया, एमएलए राष्ट्रपति को वोट देने जा रहे हैं। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट किया यानी लोकसभा में के सदस्यों को वोट किया, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। यानी कि भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इसीलिए भारत क्या है, गणराज्य है। इसीलिए भारत क्या है, गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जिसके सर्वोच्च अधिकारी का चुनाव जनता के द्वारा होता हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। ठीक है, तो कहाँ से आया है गणराज्य शब्द? प्रांत से। कहाँ से आया दोस्तों? प्रांत से आया। गणराज्य शब्द कहाँ से, जो शब्द लिया गया वो कहाँ से लिया गया? प्रांत से लिया गया। गणराज्य का अर्थ हमने आपको अभी बताया। तो अनुच्छेद 54 हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो 4 निर्वाचक मंडल है दोस्तों। कितने निर्वाचक मंडल है? 4। नंबर 1 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लड़के गए हो। ठीक है। नंबर 2 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। तीसरा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य, 28 राज्य हैं भारत में, 28 ही राज्यों में जो विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए, वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो जाएंगे वहां पे। एंड नंबर 4 केंद्र शासित प्रदेश, जो यूटीएम जिसको कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें विशेष रूप से 2 ही आते हैं जहां पे विधानसभा है। वैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 8 के सदस्य नहीं जाएंगे क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जिसमें से एक का नाम है पांडिचेरी और एक है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य। तो 4 निर्वाचक मंडल बने। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य लोग वोट देने जाएंगे। अब एक यहाँ पे बात याद रखेंगे आप, हमने कहीं पर भी मनोनीत शब्द नहीं लिखा है, और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मनोनीत शब्द आया नहीं है, इसका मतलब है कि मनोनीत वोट नहीं देते। अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो व्यक्ति वोट देने नहीं जाएंगे, पहला। नंबर 1 लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन जो वोट जो पहले राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, ठीक है, वो भी मतदान नहीं करेंगे। और यहां पर विधानसभा के अंदर भी जो एक सदस्य को जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो भी वोट देने नहीं जाएगा। यानी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से याद रखें। 4 निर्वाचक मंडल, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन से? पांडिचेरी और दिल्ली। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपसे एक मिस कर दिया जाएगा और उसको आपको ढूंढना है या उसकी जगह कुछ गलत डाल दिया जाएगा, और ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न बनता है। थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं कि किसमें कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा लोकसभा में, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 250, कुल सदस्यों की, टोटल मेंबर की हम बात करें, और वर्तमान में है 245। वर्तमान में कितने हैं? 245, 245, और जिसमें से निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233। मनोनीत कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो 250 राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या, 245 वर्तमान में, 233 निर्वाचित, और 12 होते हैं मनोनीत। ठीक है, ये आप याद रखें। और जब इस पर हम इतना बात करी नहीं तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 80 के द्वारा अनुच्छेद 80 के द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो सदस्य कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं? विशेष रूप से वो सदस्य होने चाहिए, एक तो होना चाहिए आपसे साहित्य से, साहित्य के,
साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, इन क्षेत्रों से होना चाहिए। किस और सर 3-3 सदस्य होने चाहिए क्या? क्या एक ही से, क्या सभी सदस्य एक ही क्षेत्र से होते हैं? सभी सदस्य एक ही क्षेत्र से भी हो सकते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से किसको ले। ठीक है, तो ये 12 सदस्य जो होते हैं ये मनोनीत होते हैं, ये और भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के मतदान में, राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा की और राज्यसभा में एक चीज़ और याद रखें, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। और ये इसका जो गठन है वो किया गया था अप्रैल 1952 में। और इसके साथ में आप ये भी याद रखें, काउंसिल ऑफ स्टेटस भी इसको कहा जाता है। हाल ही में प्रश्न में पूछा गया था कि राज्यसभा को कौन से नाम से जाना जाता था पहले? काउंसिल ऑफ स्टेटस, यानी उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में 31, राजस्थान में कितनी है? 10। लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552, वर्तमान में 545। और कितने निर्वाचित होते हैं? 543। और मनोनीत सदस्य होते हैं 2। हालांकि 126वां, कौन सा? 126वां संविधान संशोधन 2019 में जो वो 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं लोकसभा में, आंग्ल भारतीय जिनको कहते हैं, एंग्लो इंडियन जिनको कहते हैं, इनको आरक्षण नहीं दिया गया है आगामी सालों के लिए। यानी अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है एंग्लो इंडियन की। कौन से अनुच्छेद से राष्ट्रपति चुनते थे? अनुच्छेद 331 से। ठीक है, आंग्ल भारतीयों का जो मनोनीत किया जाता था वो कौन से अनुच्छेद से होता था? अनुच्छेद 331 से। आंग्ल भारतीय की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में? 366 में। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और 126वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों का आरक्षण अब हटा दिया गया है। तो 4 निर्वाचक मंडल आपके सामने। अब कौन भाग नहीं लेते हैं? कौन भाग नहीं लेते हैं? पहला नंबर एक याद रखेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। किसके सदस्य? विधान परिषद के। अब साहब ये विधान परिषद कहाँ पे होती है? कुछ राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। और विशेष रूप से जो विधान परिषद होती है वो ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है और राज्य में कौन सी होती है? विधान परिषद होती है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, इन पर भी हम कभी बात करेंगे। और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये भाग नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 2 पे हम ये याद रखेंगे कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो 4 निर्वाचक मंडल, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके साथ में यूनियन टेरिटरी यानी पांडिचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं दिल्ली और पांडिचेरी के बारे में। 1992 में 17वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 1992 में। 1992 में एनसीआर का गठन किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसी के द्वारा 17वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया गया। हालांकि पांडिचेरी में 1962 में 1962 में विधानसभा बन चुकी थी, लेकिन मतदान देने का अधिकार उनको कब दिया गया? 1992 में दिया गया। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है, आप ये भी याद रखेंगे। तो दिल्ली और पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया। 4 निर्वाचक मंडल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और ये लोग वोट डाले जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 55 की, लेकिन अभी आज के लिए इस क्लास में इतना ही हम रखेंगे और ज़्यादा क्लासें लंबी नहीं रखे, इस प्रकार से रखेंगे। हमारे राजस्थान एकीकरण के सभी वीडियोज आ चुके हैं विजय जी सामरिया के द्वारा, तो आप उनको जल्दी से जल्दी देखें, अपने नॉलेज में इंक्रीज़ करें, बी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, अपने सपनों के साथ जिएं। और दोस्तों, जीवन में एक हमेशा चीज़ याद रखें, आपको कोई नहीं हरा सकता आपके अलावा। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों में जिएं, मेहनत करते रहें, ज़बरदस्त प्रयास रखें। इस दिमाग में बहुत ज़्यादा करोड़ों जीबी हैं, आप इसमें जितना डाल सके उतना डाल सकते हैं। पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे चैनल को शेयर करने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्टे होम, स्टे सेफ, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।